अब हम बात करेंगे सिग्नल ट्रांज़ैक्शन के बारे में। तो जो सिग्नल ट्रांज़ैक्शन होती है ना, ये टोटल 3 टाइप्स की होती है, ठीक है? 1 जीएस होती है, जी स्टिमुलेटरी, जीआई होती है, जी इन्हिबिटरी, और साथ में होती है जीक्यू। अब अभी हम बात करेंगे जीएस के बारे में, स्टिमुलेटरी, ठीक है? स्टिमुलेटरी कैसे? ये सबसे पहले आपके पास एक सेल दिखाया गया, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े हुए हैं जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर, ये हमारे पास हेप्टा हेलिकुलर रिसेप्टर पड़े होते हैं, ठीक है? अब जब इस रिसेप्टर है तो इसके ऊपर किसी चीज़ ने आके बाइंड करना है, जिसने बाइंड करना है उसे कहते हैं लिगैंड। लिगैंड कोई हार्मोन हो सकता है या कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, ठीक है? अब वो जब आके बाइंड करेगा ना इसके ऊपर, मतलब जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर के ऊपर, तो इनके मतलब 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इनकी एक्टिवेशन हो जाएगी, इनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा। जब अल्फा सब यूनिट के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, वो एक एंजाइम पड़ा होता है मेम्ब्रेन के अंदर, एनालाइल साइक्लेज, ठीक है? अब इसकी वो करवा देगा एक्टिवेशन, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम है, ठीक है? जब हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर ये एंजाइम की एक्टिवेशन हो जाएगी एनालाइल साइक्लेज की, इसका काम होता है एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करवाना। तो ये कन्वर्ट करवा देगा एटीपी को साइक्लिक एमपी के अंदर, ठीक है? जब साइक्लिक एमपी की फॉर्मेशन हो जाएगी ना, जब यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट थी ना एटीपी, यहाँ पे एएमपी होगा, मतलब मोनोफॉस्फेट आ जाएगा, 2 पायरोफॉस्फेट रिलीज होंगे, वो उसे फॉस्फोडाइस्ट्रेस ब्रेक कर देगा, ठीक है? अब जब साइक्लिक एमपी की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये अब आगे क्या करेगी, हमारे पास पड़ा होता है साइक्लिक एमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस ए, ठीक है? अब इसकी क्या करवाएगी, ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है, टेट्रामेरिक एंजाइम है, ठीक है? अब इसकी एक्टिवेशन करवाएगी ये, तो साइक्लिक एमपी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास डायमेरिक एंजाइम साइक्लिक एमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस ए, जो कि एक्टिव हो गया। पहले इनएक्टिव था, अब ये एक्टिव हो गया। जब ये एक्टिव होगा ना, तो ये हमारे पास एक्टिवेशन करवा देगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज बी की, ठीक है? जो कि इनएक्टिव है, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज ए के अंदर, एक्टिव के अंदर, ठीक है? यहाँ पे एक एटीपी यूज़ होगा, मतलब एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा एटीपी के अंदर, ठीक है? यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, काइनेज यूज़ हो रहे हैं। तो जब हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज ए आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी सेम ही रिपीट किया गया, मतलब जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज बी पड़ा होता है, उसकी एक्टिवेशन होती है, मतलब वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज ए के अंदर कन्वर्ट होता है। अब इसका काम होता है ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवाना। जब ये एक्टिव हो जाएगा, तो ये खुद ब खुद ही ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देगा, उसकी ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? अब इस प्रोसेस को हमारे पास एक्टिवेट करवा रहा था हमारे पास इंसुलिन, ठीक है? अब इसी को, मतलब जीएस था ना, ये पूरा जीएस वाला मैंने बताया आपको। अब इसको जीआई में कन्वर्ट करवाने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, या तो इनहिबिटरी है ना, तो इस प्रोसेस को इनहिबिट करवाना है। पहले तो आपको उससे पहले बताऊं कि इसके अंदर हमारे पास कैल्शियम का क्या रोल होता है। मैम तलमीज़ का फेवरेट क्वेश्चन है कि हमारे पास जीएस के अंदर कैल्शियम और एएमपी का क्या रोल होता है। तो हम बताएंगे, आम तौर पे जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकल होता है, वो बाइंड करता है हमारे पास कैल्मियोडुलिन, एक प्रोटीन होती है। अब इस कैल्मियोडुलिन प्रोटीन का काम होता है कि इसने डायरेक्टली ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज बी को एक्टिव करवा देना है, मतलब इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करवा देना है, इस पूरे प्रोसेस के बिना ही, ठीक है? ये कैल्शियम का रोल आ गया। और एएमपी का बताया गया कि एएमपी जब हमारे पास बहुत ज़्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सट्रीम एक्सरसाइज के अंदर, एनोक्सिया के अंदर, हमारे पास जब एटीपी फुल खत्म हो जाती है ना, तो एएमपी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब वो एएमपी डायरेक्टली बाइंड करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज बी के साथ, इसे एक्टिवेट करवाता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज ए के अंदर, इस सारे प्रोसेस के बिना ही, ठीक है? डायरेक्टली इसे एक्टिवेशन करवा देगा। तो ये हमारे पास याद रखने हैं, मैम तलमीज़ का फेवरेट वाइवा क्वेश्चन है। उसके बाद हम बताएंगे, जब ये एक्टिवेशन हो गई है ना, तो ये हमारे पास जीएस कंप्लीट हो गया। अब इसे इनहिबिटरी में कन्वर्ट करवाने के लिए देखें, ये हमारे पास रिसेप्टर, अगर रिसेप्टर के ऊपर कोई चीज़ लगेगी ना, आके लिगैंड आके अटैच ही ना होगा, तो ये प्रोसेस नहीं होगा, तो ये इनहिबिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा जीआई में। अगर हमारे पास लिगैंड बाइंड ना करे, उसके बाद अगर एनालाइल साइक्लेज है ना, इसकी एक्टिवेशन हमने करवाई है, ठीक है? अगर अब ये इनएक्टिव हो जाएगा, लाइक पायरोफॉस्फेट, इसकी इनहिबिशन करवा दें, तो तब भी ये हमारे पास एनालाइल साइक्लेज से रुक जाएगा, तो ये प्रोसेस आगे नहीं मूव करेगा, तो हमारे पास इनहिबिशन हो जाएगी, जीआई में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हमारे पास काइनेज ए या काइनेज बी एटसेट्रा ना, तो अगर हम इनकी जगह पे फोस्फेटेसिस, मतलब काइनेज का काम होता है फोस्फेट ऐड करवाना, लेकिन इनकी जगह जब फोस्फेटेसिस आ जाएंगे, तो मतलब तभी ये जीआई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसे जीआई में कन्वर्ट करते हैं, लाइक एसिटाइलकोलिन हो गया, एंजियोटेंसिन हो गया, सोमेटोस्टैटिन हो गया, ये आपने लिख लेने हैं, ठीक है? जो मैंने चीज़ें यहाँ से बताई हैं वो आपने मार्क कर लेनी है, और जो नहीं बताई वो आपने लिख लेनी है, ठीक है? इस तरह ये जीएस और जीआई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जीएस और जीआई का। आगे हम मूव करेंगे जी क्यू के ऊपर, तो उसके बारे में बताएंगे कि जी क्यू का सेम प्रोसेस है, आपने सेम तरीके से याद करना है कि वही सबसे पहले रिसेप्टर पर होते हैं, हेप्टा हेलिकुलर रिसेप्टर होते हैं, जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर होते हैं। इनको अब हम इनके ऊपर किसी लिगैंड ने बाइंड करना है। लिगैंड का मैंने आपको बताया था, कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है या कोई हार्मोन हो सकता है, उसने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करना है। जैसे ही वो बाइंड करेगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है कि यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज तो आएगा, लेकिन यहाँ पे पड़ी होगी जो हाई एनर्जी जीटीपी, वो अटैच हो जाएगी अल्फा सब यूनिट के साथ, और जीडीपी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है? जब जीटीपी अटैच होगी और जीडीपी रिलीज़ होगी ना, उसके बाद हम, मतलब ये जी क्यू कर रहे हैं, आपको पहले बता दूं कि ये जी क्यू वाला है, ठीक है? जब जीटीपी अटैच होगी और जीडीपी हमारे पास रिमूव हुई ना, तो अल्फा सब यूनिट की एक्टिवेशन होगी जीटीपी लगने की वजह से। वो आगे हमारे पास वहाँ पे एडेनाइल साइक्लेज पड़ा था ना एंजाइम, यहाँ पे पड़ा होता है फॉस्फोलाइपेज सी।
ये आगे एक्टिवेशन करवा देंगे फॉस्फोलाइपेज सी की। जब फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास एक और चीज़ पड़ी होती है, फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल, ठीक है। फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। तो आगे ये फॉस्फोलाइपेज सी इसके ऊपर एक्ट करके इसे ब्रेक कर देगा फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल को डैग डाइसाइलग्लिसरॉल और साथ में IP3 या इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। अब जो डैग होता है ना हमारे पास डाइसाइलग्लिसरॉल, ये बड़ा अच्छा है। ये डायरेक्टली जाएगा हमारे पास प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करवा देगा, जिसका काम है आगे मतलब जो हमारे पास इंटरसेलर हमने फंक्शन लेना ना, वो हम परफॉर्म करवा लेंगे। लेकिन प्रोटीन काइनेज जो IP3 होता है ना, वो डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकता, प्रोटीन काइनेज सी की एक्टिवेशन नहीं करवा सकता। वो जाएगा हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, वहाँ से रिलीज करवाएगा हमारे पास कैल्शियम, जो कि हमारे पास IP3 गेटेड चैनल से निकले होते हैं, ठीक है। कैल्शियम जब बाहर आएगा ना, कैल्शियम डायरेक्टली जाके प्रोटीन काइनेज सी के ऊपर बाइंड करेगा और वो उसकी एक्टिवेशन करवा देगा। वो जब फोस्फोरिलेशन हो जाएगी तो वो अपने जो इंटरसेलर उसका काम है, रिस्पॉन्स है, वो परफॉर्म करवा देगी। ये मुकम्मल प्रोसेस है GQ का, ठीक है। जब GQ का आएगा तो आप ये पाथवे सुनाइएगा। लेकिन जब GS या GI का बताएगा ना, GI में आपने बताना है कि क्या कौन कौन इसकी इनिबिशन करवा रहा है, और GS में मैंने आपको बता दिया एंडाइल साइक्लिस का रोल, साइक्लिक MP बनती है उसके अंदर, तो वो आपने बताना है। तो आपका बस तकरीबन GS GI और GQ यहीं पे ओवर हो जाता है, और MCQ और SCQ भी इसके अंदर आते हैं। बाकी फिर भी आप जो आप ये बने होते हैं ना, एक बार रीड कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, कि मैंने जैसे आपको पढ़ाया आपको समझ लग जाएगी। जज़ाकल्लाह।